हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान टॉक्स। यूनिट 2 के फर्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स कीप इन माइंड बाय एस्टेब्लिशिंग द न्यू बिजनेस एंड क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। आज हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब व्यवसाय संगठन के स्वरूप यानी रूप। जो इसमें जो पहला टाइप आ जाता है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व। अब हम जानेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब होता है स्वामी या फिर मालिक। तो एक ऐसा बिजनेस का ये स्वरूप है जिसमें एक अकेला व्यक्ति पूरे बिजनेस का मालिक होता है। मतलब वहाँ का जो प्रबंधन होगा और उसका जो मालिकाना अधिकार होगा वो सब किसके हाथ में होगा? किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा। तो यहाँ देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा सरल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ पर क्या होता है कि एक जो अकेला व्यक्ति है यानी कि सिंगल इंडिविजुअल है, वही मालिक है, वही कंट्रोल कर रहा है पूरा चीज़ों को और वही मैनेज कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक अकेले व्यक्ति के हाथ में वहाँ का मैनेजमेंट होता है, वहाँ का कंट्रोल होता है और मालिक यानी कि ओनरशिप भी वही होता है, ओनरशिप भी उसी अकेले के हाथ में होती है। तो मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल हो गया, ओनरशिप, जहाँ पे ये सारी तीनों चीजें लगभग किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमें किस प्रकार के बिजनेसेस के लिए सुटेबल होती है? जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कोई स्मॉल स्केल बिजनेस, कोई छोटी शॉप हो गई, कोई रिटेल स्टोर हो गया या कोई वर्कशॉप हो गई या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। इस प्रकार के अगर हम कोई जैसे परचूनी की दुकान, रेस्टोरेंट वगैरह, इस प्रकार से अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस प्रकार का कोई बिजनेस या व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में खोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम देखेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है या फिर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर इसमें हम जाने, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें एक सिंगल ओनर होता है। पहली विशेषता क्या होगी? मालिक जो है सिर्फ एक होता है। तो इसमें जितना पूरा बिजनेस है उसका मालिकाना अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो एंटायर बिजनेस इज ओन्ड बाय वन पर्सन, सिंगल ओनर होगा। दूसरी इसकी विशेषता आ जाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे जो पर्सन है उसकी जो लायबिलिटी है यानी कि उसका दायित्व है वो कैसा होता है? असीमित होता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी टाइम बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है और बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी बेची हुई आती है, जैसे बिजनेस में 10 लाख का लॉस हो गया, आप बिजनेस की संपत्ति भी बेच दी लेकिन तब भी 8 लाख का बिक पाया से, तब भी हमें देखा जाए तो 2 लाख का लॉस अभी भी हो रहा है। तो ये 2 लाख कब कहाँ से लाएगा? यदि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तब वो ये 2 लाख अपने घर की संपत्ति यानी निजी संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह होती है, घर जमीन जायदाद, अपने घर की वो सारी चीजें बेचकर चुकता करेगा। यदि लायबिलिटी लिमिटेड होती है तो सिर्फ उसका दायित्व, जितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस को उतना ही दायित्व होता है। और लॉस के केस में उसकी घर की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बेची जाएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि अकेला व्यक्ति है तो सारे जो लॉस होंगे वो सब अकेले कौन बियर करेगा? सिर्फ अकेला व्यक्ति है जो सोल प्रोप्राइटर वही बियर करेगा। इसका मतलब ये होगा लिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड जो इसका फीचर आ जाता है वो है डायरेक्ट कंट्रोल। मतलब यहाँ पर सीधा कंट्रोल किसका होता है? जो अकेला मालिक है उसका पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। क्योंकि देखिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है या डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की ताकत है, वो सिर्फ अकेले व्यक्ति के हाथ में होती है। जो कि कौन होता है? मालिक। तो पूरा कंट्रोल किसका हो गया? मालिक का हो गया। तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसका।
अगला फीचर जो आ जाता है इसमें, जो रिसोर्सेज चाहिए वो कैसे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी यहाँ पे जो कैपिटल यानी पूंजी चाहिए होगी, या जो मैनेजमेंट एबिलिटी चाहिए होगी, लोग चाहिए होंगे, वो क्या होते हैं, सब लिमिटेड होते हैं। टू द ओनर कैपेसिटी के अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगा सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेज लगा सकता है तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। नेक्स्ट फीचर आ जाता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी यहाँ पर जो आइडेंटिटी, कोई उसकी कानूनी अलग पहचान नहीं होती, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कानून की नज़रों में जो बिजनेस है और बिजनेस करने वाला व्यक्ति यानी मालिक, दोनों एक ही है, दोनों की अलग अलग पहचान नहीं है। जो ओनर है और जो बिजनेस है वो सेम माने जाते हैं कानून की नज़रों में, यानी उसकी कोई अलग से पहचान नहीं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसमें पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब उसके व्यक्तिगत संबंध होते हैं सीधे। क्या होता है, जो मालिक होता है, तो जैसे हम दुकान पे जाते हैं, किसी परचून की दुकान पे, डायरेक्ट हम मालिक से चीजें खरीदते हैं। तो मालिक के साथ कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर एम्प्लॉय। वहाँ पे जो कर्मचारी वगैरह काम कर रहे हैं, कस्टमर्स जो आ रहे हैं, उनके साथ मालिक के सीधे संबंध होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं या फिर क्या लाभ है। लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला अगर लाभ देखें तो इसका पहला लाभ है इजी टू फॉर्म। यानी अगर आप कोई व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहे तो वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है। इसको स्टार्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी होती, ना ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ना ज़्यादा लोग चाहिए, इसलिए इसको आसानी से स्टार्ट करा जा सकता है। दूसरा फीचर आता है क्विक डिसीजन। यानी इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो जल्दी लिए जा सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने किसमें है, यहाँ पे अकेले व्यक्ति जो कि ओनर है यानी कि मालिक है उसी को निर्णय लेते हैं। देरी कहाँ पे होती है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं निर्णय लेने के लिए, दो सब लोग मिलकर तो निर्णय लेते हैं, वहाँ देरी होती है। हाँ, अकेले व्यक्ति को निर्णय लेना है तो वो फास्ट डिसीजन ले लेगा, और यहाँ पे जो निर्णय आएंगे कैसे आएंगे, कोई तेजी से। डायरेक्ट प्रॉफिट अभी जो फीचर इसका लाभ है यानी मैथ्स है, वो ये है कि डायरेक्ट प्रॉफिट, द ओनर अलोन एंजॉय ऑल द प्रॉफिट। जो मालिक है वो अकेले एंजॉय करता है प्रॉफिट, क्योंकि अकेला मालिक है, जितना भी मुनाफा या प्रॉफिट आएगा वो सब उसका हक, पूरे पे हक किसका होगा, सिर्फ अकेले व्यक्ति का होगा जो वहाँ का मालिक है। प्रॉफिट कोई बटेगा नहीं, जैसे कंपनी वगैरह में प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ जाता है सब लोगों में, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट फीचर जो आ जाता है पर्सनल टच। पर्सनल टच अभी बताया था कि व्यक्तिगत संबंध होते हैं, यहाँ पे एक क्लोज रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ। यहाँ पे जो मालिक होता है या जो सेल्समैन समझ लो, उसके क्लोज रिलेशनशिप होते हैं कस्टमर के साथ। अब जब मालिक खुद ही डील कर रहा है कस्टमर के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, भरोसा और लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड होगी। कस्टमर मालिक पर भरोसा करेगा, मालिक कस्टमर पर भरोसा करेगा। नेक्स्ट फीचर आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, बिजनेस कैन इजीली भी मॉडिफाइड। जब चाहे बिजनेस मैन यानी मालिक है उसमें चेंजेस कर सकता है, बदलाव कर सकता है, क्योंकि किसी से परमिशन नहीं लेनी, नहीं गवर्नमेंट से पूछना है, ना किसी अपने साझेदार, कोई है ही नहीं, अकेला व्यक्ति है, तो उसमें जब चाहे वो बदलाव कर सकता है, जब चाहे बंद करे, ओपन करे, कैपिटल बढ़ाए घटाए, कोई कुछ नहीं रोक टोक है। कॉन्फिडेंशियलिटी नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसमें, कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि इसमें क्या है, गोपनीयता बनी रहती है। कि जो बिजनेसमैन होता है या जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसको ना ही अपने किसी को खाते दिखाने, अकाउंट्स दिखाने, ना ही कोई बैलेंस शीट पब्लिश करनी है। इसीलिए जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता बनी रहती है, बिजनेस सीक्रेट जो होते हैं वो सेफ रहेंगे, क्योंकि वो है सिर्फ किसके एक के हाथ में है, तो लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे जानकारी लीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फीचर्स हमने देखे। पहला फीचर देखा कि इजी टू फॉर्म, यानी स्टार्ट करना आसान है। दूसरा, यहाँ पे निर्णय जल्दी आ जाते हैं। तीसरा, डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा मुनाफा होगा, और यहाँ पे पूरा मुनाफे का किसका होगा, अकेले व्यक्ति का होगा। तीन फीचर्स हो गए। नेक्स्ट जो आ जाते हैं इसके फीचर जो थे वो मेरिट्स के, पर्सनल टच होता है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स के बारे में, यानी इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, हानियाँ क्या क्या है। पहले जो बताया, यहाँ पे लायबिलिटी कैसी थी, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यदि किसी केस में लॉस होता है, वो लॉस बिजनेस से नहीं पूरा करा जा सकता, तो उसकी घर की प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर जो लोन वगैरह है, उधारी है, उसको चुकाई जाएगी। ये इसकी पहली हानि है, या लिमिटेशन समझ लो, या डीमेरिट समझ लो। अनलिमिटेड लायबिलिटी फर्स्ट डीमेरिट। और
दूसरी डीमेरिट्स इसकी क्या होगी, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे अकेला व्यक्ति पैसा लगा रहा है, उसी की बचत सेविंग लगी हुई है। भाई अकेला व्यक्ति गौरव करेगा, भाई या तो वो धार लेके पैसा लगाएगा या सेविंग करके अपनी जो बचत लगाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिसोर्सेस होंगे लिमिटेड होंगे, लेकिन कंपनी वगैरह में बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो रुपया पूंजी वगैरह इकट्ठी हो जाती है बहुत सारे हो जाते हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल, नेक्स्ट डीमेरिट्स ही लिमिटेड मैनेजर, जैसे यहाँ पे बताया है, इसका जो प्रबंधन है मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा होता है, वन पर्सन कर रहा होता है। अब अकेला व्यक्ति वही मालिक है, वही प्रबंधन देख रहा है, वो जो अकेला व्यक्ति प्रबंधन कर रहा है वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, उससे काम चलाता है, कोई उसने स्किल्ड नहीं होती, कोई भी डिग्री नहीं ले रखी होती। जैसे अकेला व्यक्ति है जो है वो सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कि वही मालिक हो जाए, वही सेल्समैन बन जाए और वही अकाउंटेंट बन जाए, वही और भी काम देख ले, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा नहीं होता है, उसकी जो स्किल्स होती है वो कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब ये ऐसा बिजनेस है जो कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, लगातार नहीं चलता रहता है। जैसे कि जो बिजनेसमैन है या जो मालिक है, अगर उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, या वो असक्षम हो गया, मतलब उसकी कोई इनकैपेसिटी है, मतलब वो कैपेबल नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें जो स्कोप है वो कैसा है, लिमिटेड है, यानी कि इसको ग्रोथ होने के, वृद्धि होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। इसको मतलब डिफिकल्ट टू एक्सपेंड बिजनेस टू अ लार्ज स्केल, एक छोटे बिजनेस हमने स्टार्ट किया, उसको बड़े पैमाने तक हम पहुंचाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं लार्ज स्केल पर, तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, पैसा भी कम है, लेकिन अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो लोग भी चाहिए होंगे, पैसा भी चाहिए होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी चाहिए होगा, लेकिन वो सारी इसकी व्यवस्थाएं नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंड करने के, ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेट कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन देखें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है किसके लिए सूटेबल है, जैसे कि अगर हम छोटे कोई व्यापार करना चाहते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर करना चाह रहे हैं, या फिर कोई रिटेल फुटकर व्यापारी करना चाह रहे हो, टेलर की दुकान हो गई, या फिर छोटी मोटी वर्कशॉप वगैरह होती हैं वो, क्यों, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ती हैं, इनको मैनेजमेंट करना बहुत ईजी है। लेकिन ये बड़े बिजनेस करना चाह रहा है, बड़े ऑपरेशंस करना चाह रहा है, बड़े पैमाने फैक्ट्री वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता, यहाँ पे नहीं सूटेबल है, बड़े फॉर्म के लिए कंपनी वगैरह या फिर पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें हमारा स्वरूप है, वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा आ जाता है जो हमारा वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम देखते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या। Joint Hindu family business is a unique form of business organization governed by Hindu law। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक अलग तरह का एक विशेष व्यवसाय प्रणाली है, जो कि किसके द्वारा गवर्न करी जाती है, हिंदू लॉ, यानी हिंदू कानून के द्वारा संचालित करी जाती है। इसमें क्या होता है, इट इज रन बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू जो फैमिली है उनके द्वारा ये व्यवसाय चलाया जाता है। अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं इसको, हिंदू अनडिवाइडेड, वो फैमिली जो कि बटी हुई है अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डर मेंबर एस करता। अब जैसे कि ज्वाइंट हिंदू किसके द्वारा चलाया जाता है ये बिजनेस, JHF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा। इसमें भी जो फैमिली का मेन मुखिया होगा, यानी सबसे बड़ा सदस्य होगा, मेंबर होगा, जिसको हम बोलते हैं कर्ता, वही पूरा इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो होता है वो किसके हाथ में होता है, जो वहाँ का एल्डर मेंबर होता है घर का, कर्ता जिसको बोलते हैं, उसी के हाथ में सारी चीजें होती, वही मैनेज कर रहा था। बाकी जो अदर मेंबर बच जाते हैं वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उसको पार्टनर्स होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर, पहला जाता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन बाय लॉ, जैसे भी बताया है, हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न करी जाती है, नॉट बाय कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि पहला देखा फॉर्मेशन बाय लॉ, कानून द्वारा गठन, इट इज ऑटोमेटिकली फॉर्म बाय हिंदू लॉ, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है हिंदू लॉ के द्वारा, कुछ भी हमें नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म हो जाती है हिंदू लॉ के द्वारा। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, कोई एग्रीमेंट या अनुबंध नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हिंदू लॉ के द्वारा इसको फॉर्म कर दिया जाता है। दूसरा आ जाता है मेंबरशिप बाय बर्थ,
जैसे हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस फैमिली में जन्म लेना है। तो उस एवरी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम मेंबर बाय बर्थ। जो जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वो कैसे इसके सदस्य बन जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, सिर्फ उसमें हमें जन्म लेना है उस फैमिली में, तो उसके सदस्य हम बन गए। तीसरा आ जाता है इसका फीचर कि इसका जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में। कर्ता कौन होता है, जो घर का मुखिया होता है, एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, जो उसी को हम कर्ता बोलते हैं, वही सारा इसका मैनेजमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा। फोर्थ आ जाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पे कैसी होती है, जैसे हमने सोल पार्टनरशिप में क्या कर रहा था, वहाँ कैसी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, जो करता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन और भी जो अदर मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो हमें ये समझना है, जो करता है उसकी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी जो मेंबर्स और अदर मेंबर्स बच जाते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। जैसे ये देखते हैं, कर्ता कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन जो अदर्स मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। अगला आ जाता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी है मतलब निरंतरता। जैसे सोल प्राइटर्स था उसमें निरंतरता नहीं थी, लेकिन इसमें क्या होता है, निरंतरता रहती है। जैसे कि जो कर्ता है, मेन मेंबर्स है, मेल मेंबर है पहला जो एल्डेस्ट है, अगर वो उसकी मृत्यु भी हो जाए तो क्या होगा, तो उसका सीनियर होगा, तो और जो नेक्स्ट सीनियर बन पाता है। जैसे कि दादाजी की डेथ हो गई तो उनके जो दादाजी थे, बेटे होंगे, फादर होंगे, वो उनके हाथ में सारा कंट्रोल हो जाएगा, वो अब कर्ता बन जाएंगे। तो ऐसे ही लगातार चलता रहता है, कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। इसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स वो होता है जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम हो। वो माइनर मेंबर है जो नाबालिग होता है, जिसकी आयु 18 साल से कम होती है। तो इसमें मेंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो देखते हैं, इवन माइनर्स आर कंसिडर्ड मेंबर बाय बर्थ। जो माइनर होती है, जैसे बच्चा पैदा हो गया, सिर्फ बर्थ ले लिया उसने उस फैमिली में, फिर उसका सदस्य बन जाता है, चाहे फिर उसकी एज कितनी भी हो। तो माइनर मेंबर जो 18 साल से कम के लिए हैं, वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। अब देखा जाए, इसमें दो सिस्टम चलते हैं, यानी दो प्रणाली चलती है, एक मितच्छरा होता है, दूसरा क्या है, दया भागा चलता है। अब हम देखते हैं कि मितच्छरा सिस्टम क्या है। मितच्छरा सिस्टम प्रीवेल ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। मितच्छरा सिस्टम है वो पूरी इंडिया पे लागू होता है, सिर्फ कहाँ, वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़कर पूरी इंडिया पे लागू होता है। इसमें मितच्छरा सिस्टम के अंदर देखें तो मेंबरशिप कैसे मिलती है, बस जन्म लेना है, बर्थ लेना है उसका। वो पार्सनली होती है, मतलब स्वामित्व सह स्वामित्व का 4 जनरेशन है, 4 जनरेशन तक के लोग उसमें मेंबर सदस्य बन सकते हैं। इस पर दादा, पिता, पिता के बेटा, उसका बेटा, तो 4 जनरेशन इसमें बन सकते हैं। ट्रेडिशनली मेल मेंबर्स वर को पार्टनर, बट नाउ डॉटर्स हैव। पहले क्या होता था, सिर्फ मेल मेंबर्स पार्टनर बन सकते थे, यानी को पार्टनर बन सकते थे। अब क्या हुआ, जो लड़कियां हैं, डॉटर्स हैं, पुत्रियां हैं, वो भी, उनको भी समान अधिकार दी थी कि इक्वलेंट, वो भी हम मेंबर्स बन सकती हैं। पहले सिर्फ मेंबर्स के लिए, मेल मेंबर्स के लिए था, फीमेल मेंबर्स भी उसकी सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दया भागा सिस्टम। दया भागा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वेस्ट बंगाल और आसाम में लागू हो रहा है। वो तक चला था पूरे इंडिया में लागू हो रहा था, सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में नहीं लागू हो रहा था। अब जो दया भागा है वो कहाँ लग रहा है, वेस्ट बंगाल और आसाम में लग रहा था। वहां मेंबरशिप कैसे मिल रही थी, बस हमें जन्म लेना था और हमें मेंबरशिप मिल जा रही थी। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे मेंबरशिप कैसे मिलेगी, इनहेरिटेंस से मिलेगी, नॉट बाय बर्थ। मतलब जो प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर होगी, हमारे जो पूर्वज थे उनसे जो संपत्ति मिलेगी, तभी हम मेंबर्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस फैमिली में हमें जन्म ले लो, मेंबर ले जाओ, बन जाए। जब हमारे पूर्वज ट्रांसफर करेंगे तभी हम उसके सदस्य बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, सन जो होता है, बेटे को अधिकार जब भी मिलता है जब तो पिताजी की डेथ होगी, और फादर जी थे वो नहीं रहे, तभी सन का अधिकार हो जाएगा, वैसे नहीं रहेगा। अब उस वाले में क्या हो रहा था, बस फैमिली मेंबर्स बन जाओ, उसमें जन्म ले लो और अधिकार तुम्हारा हो जाता था। लेकिन यहाँ जब तक नहीं होगा जब तक उसके फादर वगैरह की मृत्यु नहीं होगी। फीमेल्स का नाम, सो यहाँ पे भी फीमेल्स जो है पार्टनर बन सकती है।
नेक्स्ट आ जाता है इसमें इसके लाभ क्या है, यानी कि मेरिट्स क्या क्या है। जो उसकी फर्स्ट मेरिट है वो है ऑटोमेटिक फॉर्मेशन। मतलब बताया ना कि ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है हिंदू लॉ के द्वारा, कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह नहीं करनी होती, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये इसका फायदा है, आसानी से स्टार्ट करा जा सकता है ऑटोमेटिकली फॉर्म। इफेक्टिव कंट्रोल, यहाँ पे जो डिसीजन लेना है किसके द्वारा लिए जाने, कर्ता के द्वारा। जो अकेला व्यक्ति है, उसी की चलनी है अल्टीमेटली। तो डिसीजन यहाँ पे होंगे कैसे आएंगे, क्विक आएंगे, कंट्रोल इफेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूटी। ये देखते हैं कई जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से चौथी, पांचवी, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है, तो इसमें स्थिरता बनी रहती है, यानी निरंतरता बनी रहती है। बिजनेस कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से जनरेशन तक चलता रहता है। लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, जो वहाँ के मेंबर्स होंगे, घर के सदस्य होंगे, वो सब लोग मिलजुल कर एक फैमिली मेंबर, सब एक फैमिली की तरह काम करते हैं, जिससे लॉयल्टी बिल्ड होती है, फैमिली लॉयल्टी बिल्ड होती है। सारे मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं, समन्वय बैठाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, सहयोग करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। सिर्फ करता होता है, उसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स देखें तो पहला डीमेरिट्स यही है, यहाँ पे जो करता होता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जो करता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी उसके पास क्या होता है, पर्सनल एसेट एक्सेस, जो उसकी संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उस पर रिस्क रहता है। यदि लॉस वगैरह होता है तो वो बेची जा सकती है, उसको सेल करा जा सकता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का। मेंबर्स की प्रॉपर्टी को कुछ नहीं करा जाएगा। दूसरा आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे जो कैपिटल यानी पूंजी यहाँ कहाँ पर है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती है, तो वो कहीं कहना कहीं रिड्यूस हो जाती है, कोई अलग से कैपिटल नहीं लगा रहा है इसमें। तो इसी यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड, फैमिली बैक, जिसकी घर फैमिली की यानी घर की संपत्ति उतनी ही रिसोर्सेज रहेंगे। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, नेक्स्ट तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रबंधन कौन कौन रहा है, तो मैनेजमेंट देख कौन रहा है, करता देख रहा है, करता अकेले रखता है, जो कोई एक्सपर्ट नहीं है, एल्डर मेंबर मुखिया है, अगर कैसी की वो प्रबंधन कर रहा है, ना कोई वो स्किल्ड हो, ना मैनेजर है, ना कुछ कोई क्वालिफिकेशन है उसके पास, तो यहाँ पर क्या मैनेजर स्किल सीमित रहे, प्रबंधन अच्छा नहीं होगा, इनएफिशिएंट होगा, एक्सपर्टीज की कमी होगी। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन कोई है नहीं, मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि जो अदर्स मेंबर्स है लेस पार्टिसिपेशन। यहाँ पे सारी मेहनत कौन करता है, करता अदर्स मेंबर्स को पता है, वो चाहे मेहनत करें चाहे ना करें, उनको तो मिलना ही मिल रहा है, ऐसा उनका। तो तो कोई डायरेक्ट मोटिवेशन तो ऐसा है नहीं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मिलेगी, मेहनत करें चाहे ना करें, उनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसके वो सदस्य हो, तो यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन क्या होता है, लेस होता है। नेक्स्ट अगर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट, मतलब इसमें लड़ाई झगड़े होने के चांस रहते हैं, जैसे फैमिली क्वारल में अफेक्ट बिजनेस, पारिवारिक विवाद वगैरह, जो लड़ाई झगड़े मेंबर्स कर्ता सदस्यों के बीच में हो सकते हैं, कर्ता के मेंबर से कर्ता के, तो ये लड़ाई झगड़े आपस में मनमुटाव मतभेद होते हैं, ये डिस्प्यूट पैदा कर सकते हैं। कंक्लूजन अगर देखें क्या है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, ये है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक प्रकार का ट्रेडिशनल बिजनेस है, परंपरागत है, जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के बाहर नहीं पाया जाता है। इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, यूनिटी होती है, लेकिन कमी क्या है, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कब तक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और फैमिली डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। इसके बाद हमारा बच जाता है कि पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। बेसिकली ये तीन जो है हमारे टाइप अभी बच जाते हैं, वो हम थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।